नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा की। आज का हमारा मुद्दा है बलि का बकरा या उम्मीदवार। तो छत्तीसगढ़ में सियासी जंग अब जोर पकड़ने लगी है। राजनीतिक पैंतरेबाजियों और रणनीतियों के बीच भाषा भी तल्ख होती जा रही है। टिकट वितरण में हो रही देरी को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि बलि का बकरा आखिर किसे बनाया जाए। तो इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी उम्मीदवारों को बलि का बकरा बता दिया, जिसके बाद सवाल यही उठता है कि आखिर लोकसभा की जंग लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं या फिर बलि का बकरा। ये रिपोर्ट देखिए। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के इस बयान के बाद ये सियासी बहस छिड़ गई है कि पार्टी के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं या बलि का बकरा। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर सवाल पूछे जाने पर केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, जिसके चलते वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बलि का बकरा किसे बनाए। अंतर्कलह है और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए। बलि का बकरा किसको बनाया जाए। केदार कश्यप ने कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर हमला बोला तो कांग्रेस की तरफ से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के सभी 11 प्रत्याशी बलि का बकरा बनाए गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रत्याशी घोषित किए गए, वास्तव में वो सारे के सारे लोग बलि के बकरा ही बनाए गए हैं। 7 लोगों को तो इनकी इनकम्बेंसी के नाम पे प्रत्याशी बनाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में कांग्रेस के ऊपर बयानबाजी करने के बजाय आत्मावलोकन करें भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 3 महीने में कांग्रेस उनकी सरकार बनने के बाद जब मोदी की गारंटी का दम भरते थे, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। सारी की सारी अभी कवायद में चल रही है। मौका चुनाव का है, ऐसे में सियासी भाषा का स्तर तो गिरेगा ही, लेकिन इतना कि पार्टी के उम्मीदवारों को बकरा कहा जाएगा। अभी पिछले दिनों ही 24 के चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी रावण तक आ चुकी है। रामायण और महाभारत के पात्रों की एंट्री होने के साथ ही अब बकरा भी मैदान में आ गया है। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन बलि का बकरा बनेगा और कौन विजेता बनकर राज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बलि का बकरा या उम्मीदवार, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे पैनल में जो मौजूद हैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप दोनों का ही स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, उनसे भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोनों का ही स्वागत बंसल न्यूज पर। और राजीव जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, भाषा का स्तर जिस तरह से गिर रहा है, देखिए हम देख रहे हैं बीते दिनों से बयानबाजी तो जारी है और लाजमी भी है बयानबाजी करना, लेकिन इन्हीं बयानों पर इस तरह के शब्दों का उपयोग करना कितना ठीक मानते हैं? देखिए रितु जी, चुनाव की रणभेदी बच चुकी है और भाषा का प्रयोग है। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी इस भाषा का उपयोग किया सबसे पहले कि विधानसभा जब कांग्रेस लड़ रही थी कि इसे बलि का बकरा बनाया गया, उसे बनाया गया। आज केदार कश्यप जी ने भी कहा उसी बात को। तो देखिए ये चुटीला अंदाज है राजनीति का, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमने भी अन्यथा नहीं लिया, कांग्रेस के मित्र भी अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन जो आप अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे, 1996 के बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपर हैंड रही है। चाहे सरकार किसकी भी हो, दिग्विजय सिंह जी की भी सरकार थी या यहाँ पर रमन सिंह जी की सरकार थी, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ या तो 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती 11 में से, या 9 सीट जीती या 10 सीट जीतती है। तो इस बार जब चूंकि हम राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं छत्तीसगढ़ में और इस बार सरकार भी हमारी बनी है रितु जी, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, तो हमें ऐसा लगता है हम 11 की 11 सीट पर हम जीतेंगे। तो ये जो बयानबाजी की गई है तो इसमें आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये तो बात सत्य है कि हम
11 की 11 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। हमारी क्लस्टर की बैठक चल रही है। लेकिन हमारी राजीव जो जी, अगर अनुषंगिक आप कह रहे संगठनों की हैं, बैठक क्योंकि चल देखिए रही है, उम्मीदवारों की लेकिन घोषणा कांग्रेस करना ये पार्टी का निजी फैसला है, ये उनकी निजी प्रक्रिया है कि किस प्रक्रिया के तहत वो चयन करेंगे और उसके बाद उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। पहले आपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, ठीक है कि आपके प्रत्याशियों के पास समय ज्यादा है जनता तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर उनके प्रत्याशी अब तक मैदान में नहीं उतरे हैं और उन प्रत्याशियों को बलि का बकरा ये शब्द कहना, क्या आधार इसके पीछे बीजेपी मानती है? आधार ये मानती है कि कोई रुचि नहीं ले रहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक अगर कोई प्रत्याशी होता है तो 8-9 लोग उसके पीछे लॉबिंग करते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स दिखते हैं, मीडिया में उनका दिखता है, चौक चौराहे पर होर्डिंग दिखते हैं, ये दोनों पार्टी की तरफ से दिखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बंधुओं की तरफ से कोई 11 के 11 लोकसभा में कोई तैयारी करते नहीं दिखता कि कोई आत्मविश्वास के साथ कहे कि मैं रायपुर लोकसभा में मैं अपना दिखलाता हूं कि मैं लड़ूंगा, या दुर्ग लोकसभा में कोई दिखे, या राजनांदगांव लोकसभा में दिखे, जांजगीर या कोरबा में कोई दिखे, तो ये दिखता है कि जो प्रत्याशी है उसे बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसका हारना निश्चित ही निश्चय है। तो ये जो लहर चल रही है राम मंदिर की, ये जो लहर चल रही है मोदी जी के विकास की, ये जो लहर चल रही है कमल फूल के वातावरण की, तो उसके सामने ये दिखता है कि कांग्रेस के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस एक क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है? राजीव जी, क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है? हार तो कोई नहीं, हार तो नहीं मान चुकी है, लेकिन चुनाव के पहले जैसा दिखना चाहिए या युद्ध के पहले जो वातावरण रहता है वो वातावरण कांग्रेस के खेमे से दिखलाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जवाब भी ले लेते। धनंजय जी, क्या कहेंगे? बीजेपी का कहना है कि तैयारियां नहीं दिख रही हैं, हमारे पिछले रिजल्ट जो हैं वो भी बेहतर रहे हैं और इसी वजह से बलि का बकरा कहा जा रहा है। हालांकि देखिए बीजेपी की ओर से पहले आज ये बयान सुनने को मिला जब केदार कश्यप ने बयान दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी, अगर हम इसे गलती कहें तो यही गलती कांग्रेस भी करती हुई नजर आई, उन्हीं शब्दों का उपयोग कांग्रेस ने भी किया। देखिए, बलि का बकरा एक व्यंग्यात्मक शब्द है और जनरली इस भाषा को प्रयोग किया जाता है कि सामने वाले को कमजोर बताने के लिए या सामने वाले को असहाय बताने के लिए, और ये एक राजनीति में भाषाएं आती भी गलत भी नहीं है। वैसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं तो शुचिता सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार देख लीजिए, अभी चुनाव आचार संहिता लगा नहीं है और ये जीत के दावे कर रहे हैं, ये तो अहंकार है ना। और इसी धरती पर बहुत सारे ऐसी कहानियां भी हैं, जब रावण का ही अहंकार नहीं टीका तो ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार कैसे टीकेगा? रावण तो ताकतवर था, सर्वशक्तिमान था, ज्ञानी था, फिर भी अहंकारी था, और भारतीय जनता पार्टी को लेकिन सत्ता में जिस लाने वाली जीत के जनता है। कॉन्फिडेंस को आप अहंकार नाम दे रहे हैं, फिर उसी अहंकार को हम कहेंगे कि वही अहंकार कांग्रेस में भी दिखाई दिया था 2023 में जब 75 पार का नारा कांग्रेस ने दिया था। सुनिए ना, हम तो उस समय 71 सीट में थे, हमने तो नहीं कहा कि 90 सीट जीतेंगे। तो हमसे फिलहाल जब सवाल पूछा गया, हम 71 सीट में बात थे। कर लेते तो और हमसे आप बीजेपी पूछेंगे बेहतर तो हम ये तो स्थिति नहीं में है। कहते कि धनंजय 50 जी, सीट सुन लीजिए ना, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना रितु जी, इतनी जल्दी भी क्या है? आपको थोड़ी सी सवालों का जवाबों का इंतजार भी तो कीजिए भाई, थोड़ी सा सवाल जब आप पूछ रहे हैं ना, थोड़ा वेट तो करिए भाई। हम 71 सीट में थे, आप हमसे पूछेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे 50 सीट में रहेंगे करके, तो हमने आंकड़ा दिया अपने। अब ये कह रहे कि हम 11 जीतेंगे, भाई आप तो सरकार में रहते 11 नहीं जीत पाए, और आप सामने वाले विपक्ष को अगर कमजोर बता रहे हो तो आपका अहंकार है। हमने उस दौरान भी भाजपा को कमजोर नहीं कहा था, हमने भाजपा को हमेशा ताकतवर माना है, विपक्ष में बेहतर माने हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रत्याशियों की नहीं है, आप कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, तो भाई आपके पास कौन सा चेहरा है? बिजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक हैं, फिर उसको लोकसभा दे दिए, और 8 बार में इनको कोई नया चेहरा नहीं मिला। विजय बघेल जी लोकसभा के सांसद हैं, उनको विधानसभा लड़ाते हैं, फिर लोकसभा दे देते हैं। सरोज पांडे जी पार्षद वही लड़ती है, महापौर वही बनती है, विधायक वही बनती है, सांसद वही बनती है, राज्यसभा में वही जाती है, फिर लोकसभा का टिकट दे दिए। चिंतामणि महाराज सरगुजा से ले लीजिए, जिस पर नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान धनंजय जी, लेकिन 2023 में कांग्रेस की ओर से भी सांसदों को मैदान में उतारा गया था, और जिस तरह की बात अभी आप कह रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो 11 नाम सामने आएंगे वो 11 के 11 नए नाम होंगे, उनमें से कोई भी विधायक नहीं रहा होगा?
सुन तो लीजिए रितु जी, धनंजय जी, आप ही की बात मैं सुन रही हूँ। देखिए समय की कमी है, समय की कमी, आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। तय किए हैं मैं सुनिए ना, तो आप फ्रेश लोग लाएंगे, सुनिए ना, उनका सुन लीजिए ना, ये बात करें चेहरे ही में, तो उसका जवाब दिया आपको मैंने। पुराना या नया की बात नहीं कहा, बात चेहरा पे हो रही थी, तो मैंने कहा देखिए इनके पास कौन सा चेहरा है। चिंतामणि महाराज, जिसको नरेंद्र मोदी जी पानी पी पी के कोसते थे, कोल स्कैम में जिसके ऊपर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते थे, आज उसी को नरेंद्र मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई, सरगुजा से प्रत्याशी बना दिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको फूल माला पहना रहे हैं, हार पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। तो इनके पास कोई चेहरा है क्या यार? कांग्रेस पार्टी अपने रणनीतिक तौर पर काम कर रही है। हमारा प्रत्याशी कौन होगा इसके चिंता करने के लिए हमारे केंद्रीय नेता हैं। आपके प्रत्याशी की चिंता आप करिए। आपके प्रत्याशी आपने घोषित कर दिया, कौन सा आपका प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहा है? वो जाए ना भाई, जनता के बीच जाए, बताए नरेंद्र मोदी ने क्या किया। हालांकि देखिए चुनाव में ही ज्यादा वक्त नहीं है, तो ये जाहिर है कि प्रत्याशी जल्दी हम सबके सामने होंगे, लेकिन बात वही कि वो प्रत्याशी कौन सा होगा जो जनता के बीच पहुंचेगा। राजीव जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और अजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से राजनीतिक भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, बलि का बकरा, ऐसे ना सिर्फ एक शब्द है, ना सिर्फ एक वाक्य है, बल्कि बीते दिनों हमने कई ऐसे शब्द सुने हैं बयानों में। क्या लगता है कितना सही है ये स्तर गिरना? देखिए रितु जी, समय समय पर चुनाव जब भी नज़दीक आते जाता है, तल्खी बढ़ती जाती है, शब्दों की एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए। ये आज की बात नहीं है। दिल्ली में मदन लाल खुराना के अगेंस्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में एक मशहूर एंकर वहाँ पार्टिसिपेंट की थी, प्रत्याशी बनी थी। तब से सवाल यह है कि देखिए 2014 और 2019 और 2014 में अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नाम से 24% वोट मिला। 2019 में प्रधानमंत्री जी के नाम से 33% वोट मिला। 2014 में प्रत्याशियों के चयन के रूप में बीजेपी को 66% सफलता मिली और 2019 में 70%। लेकिन 2024 की फिजा अलग है। अगर कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में काफ़ी सतर्कता बरतती है तो महासमुंद, दुर्ग, इवन कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, इन 5 संसदीय क्षेत्रों में तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो सकता है रितु जी। लेकिन इस दरमियान जिस तरह से यह जो वीक चल रहा है अभी सप्ताह, यह भारतीय राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मायावती जी से जिस तरह से संवाद हो रही, तो अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो ये अपने अपने दावे हैं सभी राजनीतिक दलों का। और 14 और 19 का परफॉर्मेंस भी मैं रख दिया। इवन 96 से लेकर के जब हम मध्य प्रदेश में होते थे, वहां से लेकर के 2019 तक लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सफलता का स्ट्राइक रेट 86% से लेकर के 90% रहा। लेकिन अब 24 में क्या बनता है फिजा? 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है केंद्र सरकार का, और कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन किस तरह से अपने इलेक्शन प्रोसेस को डायनामिक बनाती हैं, प्रत्याशियों का चयन कैसे होता है। अब बाकी ये शब्द तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए शब्द हर बार देखने को मिलते हैं। और अजय जी, खास तौर पर हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, एडवाइजरी भी कई शब्दों को लेकर जारी की जाती हैं। राजीव जी, बीजेपी वो पार्टी है जो राम की बात करती है, लेकिन अगर आप राम की बात करते हैं तो फिर शब्दों की मर्यादाओं का उल्लंघन कैसे कर दिया जाता है? देखिए रितु जी, कोशिश की जाती है कि हम राजनीतिक शुचिता का इस्तेमाल करें, राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखें। लेकिन जैसे कहा धनंजय जी ने भी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि स्वीकार किया कि बलि का बकरा कहना एक हास्य बोध है, एक जिसे कहा जाता है कि राजनीतिक के हिसाब से हम एक दूसरे को हतोत्साहित करते हैं। लेकिन ये कोई बहुत गलत शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर अजय साहब ने जिस प्रकार से कहा कि जैसे जैसे चुनाव की गर्मियां बढ़ती है तो हो जाता है, जब बहुत ललायित रहते हैं जब कार्यकर्ता या नेतागण,
तो भाषण के बीच में वो मर्यादाएं छूट जाती है, या जिसे कहें कि स्लिप ऑफ टंग। राजीव जी, आप ठीक है, ये मैं मानती हूँ, सराहनीय भी है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है जब चुनावी सरगर्मियां बढ़ती है तो शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन हर बार क्यों? जब जब चुनाव नजदीक आते हो तो हर बार क्यों? इन पर लगाम लगाना क्या जरूरी नहीं समझते आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और जब एक उम्मीदवार को जो तमाम आशाएं लेकर जनता के बीच जाएगा कि आपकी उम्मीदों को हम पूरा करेंगे, और वही उम्मीदवार, उसी उम्मीदवार के लिए बलि का बकरा जैसे शब्द का उपयोग किया जाएगा, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा राजीव जी? देखिए, जनता के लिए जनता भी अब जान चुकी है कि पहले कार्टून के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, लेख लिखे जाते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे। आज के समय में तो आप जो शब्दों की बात कर, उससे ज़्यादा मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स से लेकर तमाम जगह पर, उससे ज़्यादा भी व्याग्रता लोग बना देते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ। यहाँ आज जो आपने विचार रखा है इस बहस में कि इस शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए, शुचिता रहनी चाहिए, क्योंकि हम सभ्य देश के जो हमारा लोकतंत्र है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। तो वो जड़ें मजबूत इसलिए है कि हमारे अंदर वो समय भी था कि जब प्रतिद्वंदी एक दूसरे से गले मिलते थे। और मैं आपको बता दूं, रायपुर और खासकर छत्तीसगढ़ में वो माहौल है। चुनाव हारने के बावजूद भी बृजमोहन अग्रवाल जी जाते हैं और रामसुंदर दास जी का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, या विद्याचरण जी हारने के बाद रमेश बैस जी उनके घर जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये कांग्रेस और भाजपा के अंदर छत्तीसगढ़ में सभ्यता है कि एक दूसरे से राजीव जी, और सभ्यता जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी को बलि का बकरा कह सकते हैं, लेकिन वही आप बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं कहेंगे। अगर आप कहते हैं ठीक है ये एक हास्य का शब्द है और कह दिया गया है, लेकिन आप कभी बीजेपी के प्रत्याशी को ये सब हम कहते हुए नहीं सुनेंगे कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी का प्रत्याशी बलि का बकरा बनाया गया है। धनंजय जी, आपके पास में आ रही हूँ, क्या लगता है विकास के मुद्दों से हटकर इस तरह के शब्दों का उपयोग कर आगे बढ़ना सही है? और इसके साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि बीजेपी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के अंदर अंतर कलह है और इसी वजह से अब तक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे, तो आखिर क्यों कांग्रेस पर हमेशा अंतर कलह के आरोप लगते रहते हैं? देखिए रितु जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि विकास के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती है। आप देखेंगे कांग्रेस के नेतागण लगातार, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे युवाओं के रोजगार की समस्या हो, या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की गिरती अर्थव्यवस्था हो, या टूटती सामाजिक समरसता हो, उसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किया है। वहीं आप देखेंगे जब भी आप इस देश में बैठे सरकार से बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे या बेरोजगारी पर युवा जब भी अपनी मांग करेंगे, तो ये देश के सरकार में बैठे लोग और उनके सहयोगी उन युवाओं को क्या बोल देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। अभी किसान को ही ले लीजिए, पिछले समय भी आप देखेंगे 14 मई तक किसान सड़कों पर आंदोलन करते। वो क्या मांग रहे थे? आपने जो वादा किया था वही तो सरकार के मांग रहे थे। क्या बोल रहे थे भाजपा नेता उन किसानों को? आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, खालिस्तान, न जाने कितने प्रकार के लांछन उनके ऊपर लगाया गया था। आज भी किसान सड़कों पर है। और क्या हुआ रहा है? दिल्ली में जो बैठी सरकार है, वो दिल्ली जो किसानों की दिल्ली है, वो दिल्ली जो इस भारत भूमि की दिल्ली है, वहीं उस किसानों को घुस न पाए से रोकने के खील सड़कों पर टुकवाए जा रहे हैं, कंक्रीट दीवार उठाए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेन मुद्दा जो जनता की समस्या है उस पर सरकार चर्चा नहीं करनी चाहती। आपने शब्दों की जो बात कही है ना, ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं ताकि जनता उस शब्दों में उलझे रहे, उस शब्दों पे चर्चा हो और विकास के जो मूल मुद्दे हैं और जो नाकामियां है सरकार की उस पर चर्चा ना हो, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। विकास का आपने जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी विकास की बात सिर्फ तब की जाती है जब कांग्रेस विपक्ष में होती है। 5 साल का समय आपके पास छत्तीसगढ़ में था, तब कितनी विकास की बातें आपने की और तब कितने विकास के काम किए गए, और अगर किए गए हैं तो उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच जाइए और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमने 5 साल में इस प्रदेश के लिए काम किया है। हमने किसानों को धान की कीमत 2660 से 2680 रुपए तक दिया। तभी तो जो नरेंद्र मोदी जी जो किसानों से के वादे को पूरा नहीं करते, छत्तीसगढ़ आते हैं और 3100 धान की कीमत देने का वादा करते हैं। उनको कोई सपना नहीं आया था कि छत्तीसगढ़ में आके 3100 देना, इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस सरकार ने दिया। हम छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 7000 रुपए सालाना न्याय योजना दे रहे थे, तभी तो घोषणा की है ना कि 10,000 रुपए हम सालाना देंगे। हमने कहा कि 500 सिलेंडर देंगे, तो ये सिलेंडर देने के बाद में तैयारी किए। हमने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, तभी रोजगार। हम तो अपने मुद्दे पर गए थे। जो काम अगर आप कर चुके हैं धनंजय जी,
जो विकास किए जा चुके हैं उन विकासों को किसी मंच से बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो जमीनी स्तर पर दिखते होंगे। अगर आप एक बयान में उन तमाम विकासों को बोल भी देंगे कि हमने ये काम किया है, उससे बेहतर वो काम दिखेगा जहां वो काम किया गया होगा। बेहतर ये होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए घोषणाएं दोनों ही दल करते हैं और लोकसभा चुनाव में भी अभी हम आने वाले समय में देखेंगे जब संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे कि जनता के लिए कितनी घोषणाएं होंगी। लेकिन लौटूंगी मैं राजीव जी, आपसे भी जवाब लूंगी। अजय जी, हाल ही के दिन में हमने देखा एडवाइजरी भी जारी की गई है, ना सिर्फ हम बलि के बकरा शब्द की बात करें बल्कि इस पूरे शब्द के जरिए हम उन शब्दों की भी बात कर रहे हैं जो इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। क्या लगता है और भी ज्यादा सख्ती बरतने की चुनाव आयोग को जरूरत है, और भी ज्यादा सख्त नियम बनाए जाने चाहिए ताकि इस तरह के शब्दों का उपयोग ना बढ़े? देखिए रितु जी, मुझे याद है जब शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे तो उनका डायलॉग था, सुबह के नाश्ता में मैं नेताओं को खाता हूं। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष और सशक्त अपने अधिकार संविधान संपन्न उसको जो मिला है उसके ऊपर वो काम करना आरंभ करे तो निश्चित रूप से इस तरह का लूटटाक कम दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही थी, रियल में बहुत अच्छी बात हुई और दोनों प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता मित्र लोग रखे। मैं स्वयं जहां उपस्थित था, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे महाविद्यालय में आए और अभी सिटिंग जो लोकसभा के सदस्य हैं सुनील सोनी जी, वो छात्र संघ अध्यक्ष होते थे और छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उनके मुंह से एक ऐसा ही लूज टॉक निकला वाजपेयी जी के सामने। तो वाजपेयी जी ये नहीं देखे कि मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने उद्बोधन के पहले बोले, ये विद्या का मंदिर है, शब्दों के मर्यादा का पालन होना चाहिए। ऐसे राजनेता अब कहाँ हैं? और अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो छत्तीसगढ़ के जो स्टेटमेंट देने वाले जो नेता हैं उनको वाजपेयी जी से एक सीख मिल सकती है। तो ये शब्दों का बड़बड़ाहट तो चुनाव जैसे जैसे इसकी सरगर्मी बढ़ती जाएगी रितु जी, ये देखने को मिलेगा। ये शब्दों की सिर्फ बड़बड़ाहट है, निर्णय तो जनता को करना है रितु। बिल्कुल अजय जी, निर्णय जनता के हाथ में है कि वो शब्दों पर ध्यान देती है, विकास पर ध्यान देती है। राजीव जी, समय कम है, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। जब आप कांग्रेस पर लगाते हैं आरोप कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह है, तो कांग्रेस आत्मचिंतन की बात कहती है कि बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या वाकई जरूरत है बीजेपी को आत्मचिंतन करने की? बिल्कुल, बीजेपी आत्मचिंतन करती है, कांग्रेस की मशवरे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लीडरान नीच आदमी, चाय वाला से लेकर बोको हरम की तुलना आरएसएस से करना, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, तो कांग्रेस के लोग अदालत में जाकर माफ़ीनामा लिखते हैं और एफिडेविट देते हैं कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन लगातार वो गलती करते हैं, तो जनता के मन में क्षोभ है। अभी देखिए रितु जी, सनातन धर्म के बारे में जो कांग्रेस के सहयोगी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र हैं, तो वो लगातार विश्वमन कर रहे हैं, छिद्रान्वेष कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज तक उसका खंडन नहीं किया कि ये हमारा शब्द नहीं है, हम इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, ये गलत बात है। तो जो गलत बयानबाजी है उसको, उस बात की जनता सजा देती है। अभी आप देखेंगे कि पिछले समय में राजीव जी, सही कहा आपने कि देखिए अगर शब्दों की मर्यादाओं को उल्लंघन हो रहा है तो वो जनता भी देख रही है, अगर विकास के काम नहीं हो रहे हैं तो वो भी जनता देख रही है, और किसके वादों पर भरोसा करना है वो भी आने वाले इस समय में जनता ही देखेगी। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में बयानबाजी तेज, और इन बयानबाजियों में कई तरह के शब्द भी सुनने को मिलते हैं। अब इन शब्दों पर कब विराम लगेगा और जनता किस पर मुहर लगाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।